नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज कमेंट सेक्शन में आपको बहुत सारे लोग उल्टा सीधा आगे लिखते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आज हम द ग्रेट मीडिएटर या टू करेक्ट माई सेल्फ द ग्रेट दलाल पाकिस्तान की बात करने वाले हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने हमेशा कोशिश किया है कि वो अपने लोगों को एटलीस्ट अपने देश के अंदर ये परसीव करा दे, ये बात यकीन दिला दे लोगों को कि हम दुनिया के सबसे बड़े मीडिएटर हैं, हम दुनिया के पावर हाउस हैं, हम सुपर पावर हैं, हम यह हैं वो हैं। इकोनॉमी का हाल नहीं देख रहे हैं, डिफेंस का हाल नहीं देख रहे हैं और पिटाई अपनी नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनको हर मैटर में कूदना है। अब यहाँ पर ये चीज़ कई बार पाकिस्तान के लिए बैकफायर करती है। और पाकिस्तान एक्चुअल में मीडिएशन करता क्यों है, बल्कि मीडिएटर कहना तो बेकार होगा, अब बेइज्जती होगी मीडिएटर शब्द की, मिडिलमैन कहें तो ज़्यादा अच्छा। मीडिएटर कौन होता है? मीडिएटर वो होता है जिसके पास ये क्षमता होती है कि वो उस मामले को समझौता करा पाए। बीच में समझौता कौन कराता है? इसके लिए वो समझौता कराने की क्षमता होती है। पाकिस्तान पिद्दू सा देश, और वो चला है ईरान और यूएस के बीच में और इजराइल के बीच में मीडिएशन कराने। तो इसलिए मीडिएटर शब्द का इस्तेमाल ना करें, मिडिलमैन शब्द का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, जो कि कट्स के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान की बिल्कुल वही स्थिति है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे नहीं पाकिस्तान द ग्रेट पाकिस्तान, तो उनको करने दीजिए। अब इसके हम डिटेल में चर्चा करेंगे और इनके इतिहास पर चलेंगे कि हाउ दिस हैज इवन एवरी टाइम दिस हैज बैकफायर्ड। और पाकिस्तान की जो अनरिलायबिलिटी है उसका भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसराइल क्यों कह रहा है कि हम ट्रस्ट नहीं करते पाकिस्तान पर? उसके पीछे कुछ कारण है, उसके पीछे पाकिस्तान का कुछ इतिहास है। डिटेल में इसको समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक सवाल आप करने की कोशिश करिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सवाल यह है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ऑयल कोऑर्डिनेशन को संभालता है, जिसमें ईरान भी इंक्लूडेड है। अब इसमें 4 नाम दिए हुए हैं आपको। पहला नंबर पे नेटो, दूसरे नंबर पे ओपेक, तीसरे नंबर पे एशियान और चौथे नंबर पे क्वाड। अब आपने विद इन सेकंड्स ये अंदाजा बिल्कुल सही आंसर दे दिया होगा, दैट इज ओपेक इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे सिंपल सिंपल 50 सवाल करके आप अन अकेडमी में, यार इसको छोड़ के क्यों घूमती हो हर जगह? फोन आ रहा है पापा का। हेलो। अब अगर आपसे मैं कहूं कि ऐसे 50 सवाल करके आप 40 करोड़ तक के इनाम जीतने का आपके पास मौका है, तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। अनअकैडमी का यूसीएससी प्लस, जो कि कल 11 अप्रैल को 2 स्लॉट्स में होने वाला है, यानी कि 11 बजे और शाम के 5 बजे 2 स्लॉट्स में ये टेस्ट होने वाला है। इसमें अगर आप ऐसे 50 सवाल बढ़िया से कर देते हो, सारे सवाल सही कर देते हो, तो एक पूरे जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से 32 लोगों का, एक टॉप जो परफॉर्मर्स हैं 32 लोग, उनकी लिस्ट निकाली जाएगी। उन 32 लोग वो पूरे देश में कहीं पर भी हों, उनको दिल्ली लेकर के आया जाएगा। उनके फ्लाइट का खर्चा, उनके होटल्स का बिल, उनके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सब कुछ अनअकैडमी उठाएगा। और फिर उन 32 लोगों की 16 टीमें बनाई जाएंगी, यानी कि एक टीम में 2 लोग होंगे। उसके बाद एक मेगा क्विज कंपटीशन होगा, और अगर उसमें आप जीतते हैं तो जो फर्स्ट आएगी टीम उसको 5 लाख कैश मिलेगा, जो सेकंड टीम आएगी उसको 2 लाख का कैश मिलेगा, थर्ड और फोर्थ जो टीम आएगी उसको 50,000 के कैश मिलेंगे। ये सिर्फ कैश की बात करें। उसके 40 करोड़ तक के बेनिफिट्स और स्कॉलरशिप तो अलग से है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको जरूर से इस टेस्ट को दीजिए। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। अब देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान एक अपने आप में बड़ा अनोखी इनकी केस स्टडी है। सबसे पहली चीज तो पाकिस्तान की पूरी स्थापना ही बड़ी विवादित है। आपको पता है कि पाकिस्तान कभी होता ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान बना, उसकी नींव जो है वो वायलेंस पर रखी गई, और वो भी रिलीजियस वायलेंस के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि इस देश का जो पूरा नींव है वही फाउंडेशन से हिले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उसके प्रिंसिपल्स भी हिले होंगे। पहले ये वायलेशन रिलीजन बेसिस पर इन्होंने किया, उसके बाद ये वायलेशन जो ये पूरा वायलेंस था रिलीजन से हट करके, जब वहाँ से बाकी सारे रिलीजन्स ख़त्म ही हो गए एक तरीके से, तो फिर ये रिलीजन से हट करके मुसलमान में शिया सुन्नी की लड़ाई, उसके बाद कुछ अपने आप को अपर मुसलमान मानते थे, कुछ लोअर मुसलमान मानते थे, ये वहाँ तक पहुँची। उसके बाद रीजनल लेवल पर लड़ाई होने लगी कि तुम तो अफगानी हो, तुम तो ईरानी हो, तुम तो वो हो या हो, इसकी लड़ाई। और हमेशा पाकिस्तान में इस तरीके की प्रॉब्लम आज से नहीं है, ये जब से पाकिस्तान बना तब से लगातार रही।
और आप इनके पॉलिटिकल लीडर्स को भी देखिए, कोई बहुत विजनरी टाइप का लीडर नहीं आया कि भाई पाकिस्तान बहुत लॉन्ग टर्म का कुछ सोचे। ये हमेशा से बड़े शॉर्ट साइटेड लोग रहे हैं। इनके जो पॉलिटिशियंस भी हैं वो भी हमेशा बड़े शॉर्ट गोल्स लगते हैं, कभी भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते कि मेरी सरकार 5 साल है, 5 साल कमा लेते हैं, बाहर में जाए, बाकी देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है, देश समझेगा, दूसरी सरकार आएगी वो समझेगी, मुझे थोड़ा आना दोबारा। वो इस तरीके से ये सोच रख करके चलते हैं और इसीलिए पाकिस्तान की ये हालत है आज तक की। अब उनको क्या लगता है कि अब उनको ये लगता है कि वो जब ऐसी मीटिंग्स अपने यहाँ पर कराते हैं, यूएस को बुलाते हैं और ट्रंप आकर के हल्का सा पैट कर देता है पीछे, तो वो दिखाते हैं कि भाई देखो हमसे बड़ा कौन सुपर पावर है, हमारे पास तो ट्रंप का सपोर्ट है जी, हमारे पास तो चाइना का सपोर्ट है जी। और उनको अपनी इकोनॉमी का हाल नहीं दिख रहा, उनको आटा दाल चावल का दाम नहीं दिख रहा, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही, लोग के बुरे हाल है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये शोकेस करने की कोशिश करता है कि दे आर इन कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, और सब कुछ वो कर रहे हैं। और यही सेम हालात हमें यहाँ पर अपने वेस्ट एशियन क्राइसिस के अंदर दिख रहा है। वेस्ट एशियन क्राइसिस में एक देश जो लगातार कूदने की कोशिश कर रहा है वो है पाकिस्तान। अब वो लगातार कूद करके क्या करने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो अपने यहाँ पर पूरे, आप हेडलाइंस देखिए, आप द डॉन के हेडलाइंस देखिए, सीधा लिखा हुआ है पाकिस्तान इज द सुपर पावर, और पाकिस्तान ने समझौता करा दिया, पाकिस्तान ने वर्ल्ड वॉर 3 रुकवा दिया। ये बिल्कुल अपने आप को पफ्ड अप इमेज अपनी लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से ये लोगों को भरमाते हैं कि देखो हम पूरे कंट्रोल में, हम पूरे पावर हैं और हमसे बड़ा पावर तो कोई भी नहीं है, इंडिया तो हमारे सामने कुछ नहीं है जी, कोई देश कुछ नहीं है, अफगानिस्तान कुछ नहीं कर सकता हमारा, ये कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके का ये पूरा इमेज बनाने की कोशिश करते हैं और ये अपने यहाँ पर मीडिया पर ही चलाते हैं। जैसे मैं इससे ना रिलेटेड एक बड़ी कहानी मैं आपको बताता हूँ, सेम पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होती है। ये एक बड़ी फेमस किस्सा है और आपने सुन भी रखा होगा कि एक बिहार में इलेक्शंस के दौरान, बहुत पहले की बात है, बिहार में और कई किताबों में भी छपा है, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, मैं पत्रकार का नाम भी नहीं लूंगा, आप गूगल पे सर्च करो आपको मिल जाएगा। तो बिहार में एक बार इलेक्शंस हो रहे थे, तो उसमें बीबीसी के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे, वो बिहार में इलेक्शंस कवर करने जाते, वो एक सीट पर जाते हैं और वहाँ पर उस सीट में बिहार का एक बहुत बड़े बाहुबली नेता थे, वो चुनाव लड़ रहे थे। उस बाहुबली नेता ने एक तरीके से अगवा कर लिया बीबीसी के पत्रकार को और अगवा करके बाकायदे उनको एक रूम में रखा गया। और अगले दिन उस नेता की रैली थी, वो नेता उस रैली में उस पत्रकार को लेकर के जाता है और अपने लोगों को बोलता है कि ये देखो भाई, वो भोले भाले लोग, उनको क्या पता, तो वो कहता है ये देखो लंदन से पत्रकार आया हमारी सीट को कवर करने के लिए। अब आप सोचिए आपका नेता कितना पॉपुलर है, लोग पागल हो गए, खुश हो गए एकदम, और वहां पर उनको रैली में प्रेजेंट कर देता है। मतलब जो एक्चुअल कुछ भी नहीं है उस चीज़ को इतना बड़ा बना करके दिखाना कि भाई आप देखो मुझसे बड़ा कौन है, वो चीज़ पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल अप्लाई होती है और पाकिस्तान ये चीज़ कई बार कर चुका है, जो कि उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से बैकफायर भी करती है। अब वहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि ये मीडिएशंस इसलिए करते हैं, इसीलिए मीडिएटर इनको नहीं कह सकते, क्योंकि इनका मीडिएशन वो करता है जिसके पास वो क्षमता होती है मीडिएशन करने की। अब जाहिर सी बात है, आप बहुत ताकतवर व्यक्ति हो, जैसे आपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में देखा होगा कि जो आपके क्षेत्र के, अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हो तो आप अपने क्षेत्र के किसी ऐसे आदमी के पास जाते हो, बड़ा प्रभावशाली आदमी है, उसकी बात मैं भी मानूंगा, उसकी बात अगली पार्टी मानेगी, उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता, तो उसके पास हम जाते हैं, वो मीडिएशन कराता है, ठीक है भाई झगड़ा बंद करो, चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो, हाथ मिलाओ, गले मिलो, चलो लिख लो। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ सीन ही दूसरा है, पाकिस्तान मीडिएटर नहीं बल्कि मिडिल मैन है, जो कि सिर्फ बातचीत करवा रहा है और वो अपने कट के लिए काम करता है। इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान इज नॉट अ मीडिएटर बट इट इज अ काइंड ऑफ अ दलाल, जो पावर ब्रोकर कहते हैं जिनको, तो वो मिडिल मैन जो है वो काम पाकिस्तान कर रहा है और आज से नहीं कर रहा है, ये हमेशा से करता हुआ आया है। और पाकिस्तान जो है वो बहुत खुश हो रहा है कि मैंने पार्टीज को टेबल पर बुला दिया और उनके बीच में बातचीत करा दी और अपने यहाँ पर वही इमेज, वही जो बिहार के इलेक्शन में वो उस बाहुबली नेता ने किया था, कुछ वैसा ही ये लोग। और इसीलिए इनकी भोली वाली जनता दे बाय इट ऑल्सो, उनको बेचारे को यही लगता है कि सच में ये बहुत ताकतवर हैं और इस सच में इनके पास बड़ी पावर है। और सारी फेक न्यूज़ के बेसिस पर, सारे फेक नैरेटिव्स के बेसिस पर इन्होंने यहाँ पर, बल्कि जब वहाँ की जनता को तो 1971 के वॉर वो जीते हैं ये जब पता है, तो आप समझ सकते हो कि कितने डिल्यूजन में वो लोग जी रहे हैं। अब जब सोशल मीडिया का दौर आया है, सारी चीज़ें आई हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हुआ है कि यार ये जो बोलते हैं सब फेंकते हैं, फेंकू हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है असल में।
अब वही हाल सेम भारत में भी है, ऐसा नहीं है। भारत में बड़े कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान को बड़ा प्रेम करते हैं। अभी आप ट्वीट्स निकाल करके देखिए और तमाम जो ट्वीट्स चल रहे हैं उसमें खूब बड़ाइयाँ चल रही हैं। वो लोग जो भारत में रहते हैं वो खूब बड़ाइयाँ कर रहे हैं पाकिस्तान की कि उसने तो बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जी। उसने तो मतलब बिल्कुल जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ये, और पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा अपना अलायंस बना लिया दोनों पार्टीज़ के साथ में ऐसा करके, और ये वो भारत को करना चाहिए था, और दुनिया भर की ऐसी बातें यहाँ पर इनके लिए कही जा रही है। एक तो कॉलमनिस्ट ने ये लिख दिया कि पाकिस्तान इज वन दैट कंट्री विच इज पंचिंग अबव इट्स वेट, विच इज़ इन अ वेरी पॉजिटिव नरेशन कि पंचिंग अबव इट्स वेट मतलब कि जिससे आप उम्मीद नहीं करते, बड़ा छोटा साइज है, वो कुछ ऐसा कर दे रहा जो आप उम्मीद से बाहर है, वो पाकिस्तान कर रहा है। मतलब उसकी तारीफ में पुल, एक तो फॉर्मर स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, नाम अगेन लेना ज़रूरी नहीं है, समझ ही चुके होंगे, फॉर्मर स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो तारीफों के पुल बांध दिए पाकिस्तान की कि क्या गजब का उसने थर्ड वर्ल्ड वॉर रोक लिया पाकिस्तान ने, बहुत अच्छा भूमिका निभाई और ये कर दिया वो कर दिया। उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि ये पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है इसमें। पाकिस्तान शब्द उनके हैं, बोल किसी और के हैं, मतलब शब्द किसी और के, बोल बस पाकिस्तान रहा है। ये पूरा पीछे से यूएस का सब किया धरा है, और वो सिर्फ स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेशन चल रहा है इस समय पर, और कुछ नहीं चल रहा है। कोई उनकी सीज फायर की वो कोई मंशा उनकी कभी नहीं रही है, तो वो पीछे से बस इसको आगे पुश करके लड़के देख ले आगे खड़ा हो जा, तो वो वाली हालत है पाकिस्तान के साथ में। ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब एक इसकी सबसे बड़ा उदाहरण क्या है इस पूरे मैटर के अंदर, आप इसमें सबसे बड़ा उदाहरण देखिए। पाकिस्तान ने सीज फायर का मैसेज डाला, जो पूरा ट्वीट डाला, उसमें साफ साफ समझ में आया कि ये ट्वीट पाकिस्तान ने बल्कि यूएस कर रहा है, ये ट्वीट पूरी तरीके से यूएस बेस्ड ट्वीट है। एक सबसे बड़ी चीज उसमें आप देखिए कि इनके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा सकता। इस ट्वीट के अंदर जब पाकिस्तान ने पूरा ट्विटर पर ट्वीट किया अपना सीज फायर का और सारी डिटेल्स डाली, उसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली लेबनान को सीज फायर के अंदर इंक्लूड किया था। और उसी गुस्से में बाद में देखिए आप, ख्वाजा आसिफ ने बाद में बड़ा गुस्से भरा मैसेज लिखा था इजराइल के लिए, बाद में डिलीट करना पड़ गया यूएस की तरफ से। तो आप उनका समझ सकते हो कि भाई एक मिनिस्टर अपना मैसेज नहीं लिख सकता ट्विटर पर, तुरंत डिलीट करवा दिया जाता है 2 मिनट के अंदर, कह रहे ऐसी तैसी कर देंगे, डिलीट कर अभी, तो वो ऐसी तैसी हो गई उनकी, डिलीट कर दिया तुरंत उसको। तो इन्होंने पूरा अपना सीज फायर का डिटेल्स डाला, उसमें लेबनान को इन्होंने इंक्लूड किया। लेकिन जैसे ही इजराइल ने लेबनान के ऊपर स्ट्राइक्स की और इजराइल उसके लिए रेडी नहीं हुआ, यूएस बैकआउट कर गया। यूएस का हमने तो लेबनान को कभी क्लैरिटी दी नहीं थी, लेबनान के ऊपर तो कोई कमिटमेंट नहीं था, ये तो इन्होंने अपने मन से लिख दिया। अब इसी से आप समझ जाओ कि पाकिस्तान पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ, इनका इतिहास देखिए। 1960-70 के दशक में पाकिस्तान बड़ी पुरजोर कोशिश कर रहा था कि मैं भी थोड़ा सा कचरा भी खेलेगा तो वो कचरा को भी खिला लो, थोड़ा यूएस के साथ मैं भी थोड़ा इंगेज कर लेता हूँ। तो पाकिस्तान ने उस समय पर कहा, कहते हैं कि निक्सन थे प्रेसिडेंट अमेरिका के और उधर चाइना, दोनों के बीच में एक चैनल का काम पाकिस्तान ने उस समय पर किया था। और इससे उनको एक थोड़ा सा गुमान हो गया था, नहीं होता है कि हम गली के लौंडे जो हैं थोड़े अपने हम उम्र के, उसमें से एक लौंडा होता है वो किसी भैया उइया को के साथ घूमने लगता है तो उसको अपने आप को दादा समझता है कि अब मुझे कौन करेगा। उसके बाद एक दिन 2-4 लड़के मिल के करकच देते हैं पकड़ के उसको, उसके भैया आते ही नहीं है। वही हाल पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान को गुमान हो गया कि अब तो मैं अमेरिका से डील कर रहा हूँ, अब तो मैं चाइना से डील कर रहा हूँ, अब तो मेरे साथ ये लोग हैं, अब मुझे सपोर्ट करेंगे, यूएस मुझे बचाने आ जाएगा, यूके आ जाएगा, पूरा फॉरेन पावर्स मुझे बचा लेंगी। तो भारत से उलझ गया और 1971 में ये इनके ऊपर सबसे ज़्यादा बैकफायर करता है। जो कूदना होता है ना, ये उनके ऊपर बैकफायर करता है। भारत उनको बुरी तरीके से हराता है और कोई मदद के लिए उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। एंड दे लॉस्ट ईस्ट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दैट। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से दे लॉस्ट ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश बन गया। तो इसी तरीके से 1980 में फिर से इन्होंने यही काम किया था। 1980 में फिर ये पंच कर रहे थे अबव इट्स वेट। तो 1980 में आपको पता है कि 2 पूरा पावर गेम चल रहा था यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में, और ये लड़ाई अफगानिस्तान इनका बैटल ग्राउंड बनता है। अफगानिस्तान में पूरी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, यूएस पाकिस्तान को यूज़ करता है, और यहाँ से ये चीज़ पाकिस्तान पर ऐसा बैकफायर करती है कि उससे पाकिस्तान आज तक जूझ रहा है, बल्कि पाकिस्तान का पूरा रीजन जूझ रहा है। चाइना तक परेशान हो चुका है उस चीज़ के अंदर। दैट वाज टेररिज्म, दैट द स्टार्टिंग ऑफ टेररिज्म। इवन यूएस परेशान हो गया उस टेररिज्म से जो उसने खुद शुरू करवाया था पाकिस्तान में। तो वो टेररिज्म वही अफगानिस्तान की लड़ाई से वो मुजाहिद, फिर तालिबानीज, फिर वो तालिबान के अलग अलग फैक्शंस, और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म पहुंचता है। ये सब कुछ जो है वो सब किया धरा इनका था पाकिस्तान का, वो इनके ऊपर आज बैकफायर किया, और इतना बड़ा बैकफायर किया, हमने तो संभाल लिया खुद को, इनके ऊपर इतना बैकफायर कर गया वो चीज़ कि, और यूएस तो चला गया अपने मेनलैंड पर। अब तुम्हारा क्या होगा कि आज इनके पास बलूचिस्तान इनसे खोने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा इनसे हाथ से जाने वाला है,
प्रॉब्लम अपनी चरम पर है, अफगानिस्तान से वहाँ प्रॉब्लम चली रही है, हक्कानी नेटवर्क से खटक ही गया मामला सारा, तो पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में अगेन एक 1980 के अपने इस कारनामे की वजह से फिर से मुसीबत में आया। यही सेम काम जो उन्होंने 60-70 में किया, 80 में किया, यही सेम काम भाई साहब लोग अब 2026 में फिर से कर रहे हैं। जब नहीं कूदा तो काहे को कूदा, फिर से ये काम क्या कर रहे हैं, फिर से ये निगोशिएटर, सो कॉल्ड निगोशिएटर बनने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और ये एक पूरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमने वर्ल्ड वॉर 3 रोक लिया। अरे तुम क्या वर्ल्ड वॉर 3 रोकेगा यार, तुम अपने यहाँ पर पहले लोगों को पानी की व्यवस्था करवाओ, और यहाँ पर पानी नहीं है पाकिस्तान में, लाइट नहीं है, लाइट नहीं आती पाकिस्तान में, और तुम चला है निगोशिएटर बनने। तो पाकिस्तान जो है अब इनका क्या है कि अब ये पूरा तरीके से ब्रोकरेज पर उतर आया फिर से इस मामले के अंदर, और ये इनके ऊपर 100% फिर से बैकफायर करेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए इजराइल रेडी नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर ईरान ट्रस्ट नहीं करता, और इस सीजफायर को भी कहते हैं कि बहुत पतले से थ्रेड पर ये टिका हुआ है। आप देखिए कि स्टॉक मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू हो चुका है सीजफायर का नाम सुनते ही। ट्रंप उसी का वेट कर रहे हैं, एक बार फिर से वो तेजी में पकड़ लेगा, फिर ऐसी तैसी करेंगे। तो वो सीजफायर जो बहुत पतले से थ्रेड पर टिका हुआ है, और पाकिस्तान को ये बात अभी समझ आ नहीं रही है। जाहिर सी बात है, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उनके नेताओं को ये बात समझ में आए, वो समझेंगे इस बात को, इतने मैच्योर, इतने जियो पॉलिटिक्स को समझने वाले वो हैं नहीं। वो कुछ भी ट्विटर पर बोलते रहते हैं, पाव पाव भर के बम है उनके पास, है ना, ग्राम ग्राम के, किलो किलो के बम है उनके पास, तो उनको उसी में खुश रहने दो। तो ये इतना गेम उनको समझ में आएगा नहीं। और जैसे ही ये सीजफायर फेल करता है, अगर ये सीजफायर फेल करता है, आई थिंक कहीं ऐसा ना हो जाए कि ईरान इनको लपेट दे, बगल में है इनको भी लपेट दे, कहे कि लाओ बेटा बालूचिस्तान हमारा, तो वो समस्या पाकिस्तान को ना बैकफायर। और ये हमेशा होता है इनके साथ, 80 में भी हुआ, 71 में भारत ने खुद करके दिखाया इनको, ये लो ईस्ट पाकिस्तान नया देश। तो कहीं वही इनके साथ फिर से बालूचिस्तान नया देश, वो वाली स्थिति इनके साथ फिर से ना हो जाए। वो पूरे चांसेस है उसके, पाकिस्तान की हरकतें देख के। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, मुझे पता ही है कमेंट खूब आने वाले इस वीडियो के ऊपर, और आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में पाकिस्तान मिडिलमैन है, या सही में आप पाकिस्तान को निगोशिएटर मानते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।